नमस्कार। डिबेट सेंट्रल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम भूपेश बघेल ने शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में नई नक्सल उन्मूलन नीति का अनुमोदन किया है। सरकार नक्सलवाद से निपटने के लिए विश्वास, विकास और सुरक्षा की त्रिवेणी के जरिए पहले से काम कर रही है। लेकिन क्या ये नीति नक्सलियों को मंजूर होगी? क्या छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के आतंक पर लगाम लग पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल। छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन के लिए लागू विश्वास, विकास और सुरक्षा की कार्य योजना को अब नक्सलवाद के खिलाफ नई नीति बनाई जाएगी। नई नीति में नक्सल हिंसा से पीड़ितों को मिलने वाली मुआवजा राशि को दोगुना करने और नक्सल मोर्चे पर बलिदान देने वाले जवानों के स्वजनों को कृषि भूमि खरीदने के लिए 20 लाख रुपए की सहायता देने का प्रावधान किया जा रहा है। 3 साल के अंदर भूमि क्रय करने पर 2 एकड़ भूमि की स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क से पूर्ण छूट दी जाएगी। घायल जवानों को आवश्यकता होने पर कृत्रिम अंग प्रदान किए जाएंगे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास मूलक कार्य किए जाएंगे। मनवा नवा नार योजना के तहत समग्र विकास केंद्रों की स्थापना की जाएगी। आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित करने का प्रावधान नई नीति में किया गया है। तो पुनर्वास योजना है, उसकी नीति है, उसके लिए आज कैबिनेट में पास हुआ है और जो पुरानी जो नीति थी उसमें काफी सुधार किया गया है और उसमें काफी लाभदायक। हथियार के साथ सरेंडर करने वाले नक्सलियों को अब तक प्रति राउंड 5 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलती थी, जिसे बढ़ाकर 50 रुपए किया गया है। आत्मसमर्पितों को नक्सल पीड़ितों के समान सुविधाएं और मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। 5 लाख से ज्यादा के इनामी नक्सली के समर्पण पर 10 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। 3 साल तक ये राशि बैंक में एफडी रहेगी, जिसका ब्याज आत्मसमर्पित को मिलेगा। वहीं विपक्ष का अपना अलग मत है। उसका कहना है कि पुनर्वास नीति से कुछ नहीं होता, ये सिर्फ उसका भाग है, लड़ने का जज्बा है नहीं। नीति कागज में बनाई गई है। जिस सरकार के पास जज्बा ना हो वो कागज में कुछ भी बना ले, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। और इधर छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति का भी अनुमोदन किया गया है। देखिए, पुनर्वास नीति से कुछ नहीं होता, लड़ने की ताकत से होता है। पुनर्वास नीति एक पार्ट है, लड़ने का जो जज्बा है वो तो है नहीं। सारी चीजें कागज में, नीति बनी है तो वो कागज में है भी। इसलिए जिस सरकार के पास जज्बा न हो, कागज में कुछ भी बना ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नक्सल हिंसा से पीड़ितों के लिए हत्या, चोट, संपत्ति को नुकसान पर दी जाने वाली मुआवजा राशि को अब दुगना किया जा रहा है। आवश्यकता होने पर कृत्रिम अंक दिए जाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य समेत सभी विभागों की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हर सरकार ने अपने तरीके से काम किया है, लेकिन नक्सलियों का आतंक अब भी जारी है। आए दिन नक्सली वारदात से छत्तीसगढ़ की जमीन लाल हो रही है। अंकिता शर्मा, एशियन न्यूज, रायपुर। तो सरकार की नई पुनर्वास नीति, जो नक्सल पुनर्वास नीति है, उस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान स्टूडियो में मेरे साथ हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी, साथ ही बीजेपी प्रवक्ता उमेश घोरमोड़े जी और नक्सल एक्सपर्ट वर्णिका शर्मा जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। वर्णिका जी, सरकार ने कई सारे नए प्रोत्साहन के कदम जो हैं उनकी घोषणा की है। नई नक्सल नीति का अनुमोदन कैबिनेट ने कल किया है। रकम बढ़ा दी गई है। शहीदों के परिजनों को 20-20 लाख रुपए दिए जाएंगे ज़मीन खरीदने के लिए, और अगर 2 साल के भीतर ज़मीन खरीदते हैं तो स्टाम्प ड्यूटी में छूट है। सरेंडर्ड नक्सलियों के लिए भी प्रोत्साहनों की घोषणा है। क्या आपको लगता है कि इससे जो ये समस्या है उसको शांतिपूर्ण तरीके से काबू करने में मदद मिलेगी?
जी अभय जी, बिल्कुल। अभी कुछ दिनों पूर्व ही कहीं किसी कार्यक्रम में मैंने कहा, जब बजट की पेशकश हुई तो, जी कि काफ़ी राज्यों के लोग ये पूछ रहे थे कि लगता है छत्तीसगढ़ से माओवाद की समस्या पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है, कोई विशेष प्रावधान नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन इसका बहुत सुंदर उत्तर कल और आज के दौरान ये जो देखने में मिला कि एक सुंदर नीति, समेकित रूप से कहें तो एक पुनर्वास की नीति जो आज हमारे सामने आई है, बहुत अच्छी बात है। और बहुत अच्छा भी लग रहा है देख करके कि प्रत्येक सरकार अपने अपने लिहाज से, अपने अपने लहजे में एक उत्तम प्रयास करती है कि उनके राज्य में ये जो माओवादी संघर्ष रूपी जो दानवी संघर्ष है, इसको किस तरीके से इस पे नकेल कसी जा सके या किस तरीके से इस पे अंकुश लगाया जा सके। हर तरीके से हर सरकार एक का अपना उम्दा प्रयास करके देती है। हालांकि मैं समझती हूँ कि आज तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सारी नीतियाँ जो शहीद परिवारों के लिए जो लागू की गई, जो उनकी रकम 10 लाख कर दी गई, जो उनको यहाँ तक कि बाहर के नक्सलियों से संबंधित भी जो नीति बनी है, वो ये सारी नीतियाँ समेकित रूप से कहूँ तो बहुत अच्छी दिख रही हैं और बहुत अच्छी लग रही हैं। लेकिन कभी भी अब हम एक इंसर्जेंसी को स्टडी करने के हिसाब से यदि आम जनता के बीच में मैं बताना चाहूँगी, तो कभी भी किसी सरकार के द्वारा या जिन भी अन्य राज्यों की हम बात करें जहाँ पे माओवादी उन्मूलन को लेकर चर्चा की गई होगी, तो दो टेक्निक होती है वर्क करने की। एक तो ऑफेंसिव टेक्निक के सहायता से हम अपनी नीतियों का पदार्पण करते हैं, जिसमें हम आक्रामक नीतियों को बनाते हैं। दूसरी वो नीति होती है जिसमें हम सुरक्षात्मक तरीके से अपनी माओवादी उन्मूलन नीति की ओर बढ़ते हैं। तो इस सरकार ने जिन नीतियों का पदार्पण किया है वो पूरे तरीके से सुरक्षात्मक नीतियों को लेते हुए, मतलब कि वही त्रिवेणी वाला जो मॉडल है उसके इम्प्लीमेंटेशन को करते हुए ये आगे बढ़े हैं। इससे निसंदेह आम जनता में एक संदेश तो जा रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे रुक करके एक चीज बतानी पड़ेगी कि प्रत्येक व्यक्ति को इन चीजों को गहन तौर पे समझना होगा, क्योंकि यदि ये नीतियां इसी चुनावी वर्ष से थोड़ा सा 2-4 साल पहले आती तो और भी ये समझ आ जाता कि इनका इम्प्लीमेंटेशन कितना हो पाया है। ये बिल्कुल अभी एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी, जैसे नगर निगम के द्वारा नल आने की घोषणा हो गई। अब दूसरा कदम ये होता है, नल तो लग गया, उसमें पानी कितनी धार से आ पा रहा है, अब उस पानी की धार का कितना फायदा कितने वंचितों को मिल पा रहा है। तो ये 3 स्टेप हैं अभी, मतलब कि वादों, दावों और प्रयासों के बीच बहुत सारे अभी चरण बाकी हैं। तो ये देखना बहुत नीतियां जरूर बनती हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है और कितने लोगों तक उसका लाभ पहुंचता है, ये हमेशा एक चुनौती रहती है। लेकिन जैसा आपने कहा कि जो बदलाव दिख रहा है वो 2 हैं। एक अप्रोच होता है कि हम सख्ती से नक्सलवाद से निपटेंगे, उसके लिए ऑपरेशन चलाएंगे, उनको खात्मा कर देंगे। दूसरा अप्रोच ये है रूट कॉजेज को आइडेंटिफाई करें और मदद करें, पुनर्वास में मदद करें, आकृष्ट करें, लोगों को प्रोत्साहित करें कि वो हथियार छोड़कर देश की मुख्य धारा में, समाज की मुख्य धारा में लौटें। कितना फल मिलता है ये देखना दिलचस्प होगा। उमेश जी, जैसे ही इस नीति की घोषणा हुई, आपकी पार्टी की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई, वो पहली प्रतिक्रिया ये थी कि इच्छा शक्ति की कमी है, लड़ने की इच्छा शक्ति की कमी है। क्या आपको लगता है नक्सलवाद के खात्मे का एकमात्र तरीका जो है वो सशस्त्र तरीका ही है? देखिए माननीय अभिनारायण जी, अगर अभय किशोर जी माफ कीजिएगा, कोई नहीं, अगर हम केवल एक तरीके पर भरोसा रखते तो केंद्र में हमारी सरकार है और केंद्र की सरकार ने लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ सफलतापूर्वक नक्सलवाद की जो घटनाएं हैं उसमें पूरे देश भर के अंदर में एक ऐतिहासिक सफलता, बल्कि एक प्रकार से लगाम लगाने का काम यहां पर किया है। और ये आंकड़े कहते हैं बीते 8-9 वर्षों के दरमियान, 9-10 वर्षों के दरमियान नक्सल घटनाओं की देश भर में 77% की कमी आई है। ये जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम है। और ऐसा नहीं कि केवल आक्रामक मोड में आकर के हम लगातार इसको हम डोमिनेट करने का प्रयास कर रहे हैं। हम ये जरूर है कि हम लगातार इन नक्सल घटनाओं को डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन विकास की अगर बात करें तो उन क्षेत्रों के अंदर में समावेशी विकास, लगातार हम उन क्षेत्रों के अंदर में किस प्रकार से विकास और उन क्षेत्र के लोग विकास की मूल धारा से किस प्रकार से जुड़ सके, शिक्षा का किस प्रकार से विस्तार हो सके, रोजगार से लेकर के तमाम तरह की सुविधाएं उन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तक कैसे पहुंच सके, इन दोनों का बैलेंस और साथ ही साथ तमाम राज्य सरकारों को भी साथ में लेकर के हम लगातार प्रयास केंद्र के अंदर से कर रहे हैं और उसी का
का नतीजा है कि 77% तक की कमी नक्सल घटनाओं में पूरे देश भर के अंदर में आई है। लेकिन इस 77% की कमी को अगर हम देखें छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, तो मुझको बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा दुख होता है कि छत्तीसगढ़ में अगर हम बीते 3 वर्षों को अगर हम देखें तो पूरे देश भर के अंदर के जो आंकड़े हैं और छत्तीसगढ़ के जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। अगर मैं बात करूं 2019, 2020, 2021 की, तो इन बीते 3 वर्षों के अंदर में छत्तीसगढ़ में 833 वारदातें हुई हैं। अगर उन 833 वारदातों को अलग अलग साल में अगर मैं बांटूं तो जो घटनाएं हुई हैं 2019 में 263 घटना हुई है, जो देश भर के अन्य तमाम राज्यों की तुलना में कहीं ज्यादा है। 20 की बात करूं तो 315 घटना हुए हैं। 21 की बात करूं तो 255 घटनाएं घटित हुई हैं, नक्सल घटनाएं, जो कि अन्य राज्यों की तुलना में कहीं ज्यादा है। अगर मैं इन घटनाओं में मौत की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में मुझको बड़ा दुख होता है कि नक्सल घटनाओं में 2019 में 77 जाने चली जाती है, 2020 में 111 जाने चली जाती है, 2021 में 101 जाने चली जाती हैं, जो कि देश भर के अन्य राज्यों की तुलना में कहीं अधिक है। और झारखंड से भी नक्सल घटनाओं में छत्तीसगढ़ आज कहीं ना कहीं बराबरी की स्थिति में या आगे निकलने की स्थिति में है। लेकिन नारायण जी, अंतिम बात मैं कंप्लीट करना चाहूंगा क्योंकि नक्सल एक्सपर्ट यहां पर बैठे हैं और उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया, नल, पानी और लाभार्थी वाला। और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो नक्सल उन्मूलन की जो नीति है छत्तीसगढ़ में, आज से अगर 2-3 वर्ष पहले जब इनकी सरकार आई थी तब अगर आ गई होती तो उसके परिणाम भी अब देखने मिलते। ये बड़ा दुख हो रहा है कि जिस दिन से इस प्रदेश के अंदर में कांग्रेस की सरकार आई है, नक्सल घटनाएं लगातार बढ़ रही है और हम शुरू से मांग करते रहे कि भैया नक्सल के खिलाफ एक ठोस नीति तो आप बताइए। लेकिन बड़ा दुख होता है कि कभी मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्या है, कभी बात निकल करके आती है कि गोली का जवाब गोली से देंगे, कभी बात निकल करके आती है कि बातचीत से हल निकालेंगे। आखिर हल कैसे निकालेंगे, इस बात का जवाब अब तक नहीं आया है। बिल्कुल, ये नक्सलवाद एक ऐसी समस्या है जिसे मैं समझता हूं कि राजनीति से परे हटकर, चूंकि देश के सामने एक इंसर्जेंसी की समस्या है, देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने वाली समस्या है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेटेड जो प्रयास होना ही चाहिए। मैं समझता हूं ये हर तरह की राजनीति से अलग है और शायद यही वजह है कि केंद्र सरकार भी प्रयास करती है, गृह मंत्रालय फंड देता है, राज्य सरकारें उसे लागू करती हैं। मेरे साथ सुरेंद्र जी भी जुटे हुए हैं, सुरेंद्र जी से जरूर जानना चाहेंगे जी। सुरेंद्र जी, पिछले 5 वर्षों 4 वर्षों में आपकी सरकार की तरफ से भी कुछ आंकड़े आए जो रोचक आंकड़े हैं। मैं आपसे, चूंकि आपको पता ही होगा, फिर भी मैं दर्शकों के लिए उनको साझा करता हूं कि 2018 से 33 महीनों के आंकड़े हैं। 2018 से लगभग 3 वर्षों में 1462 नक्सलियों ने सरेंडर किया और इनको जैसा कि अलग अलग कैटेगरीज में बांटकर पुनर्वास की नीति भी है, जो बाकी चीज़ों के विस्तार में मैं नहीं जाता, वो सभी को मालूम। जो एक उल्लेखनीय चीज़ है जो पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में हुई है, वो ये हुई है कि दंतेवाड़ा में पुलिस लाइन के सामने सरेंडर्ड नक्सलियों के लिए एक शहर बसाया गया है। ये कहीं और नहीं हुआ है। इसमें 2 हिस्से हैं। एक 20 मकान बने हैं जिसको लोन वर्राटू के नाम से जानते हैं, यानी घर वापसी किए हुए सरेंडर्ड नक्सलियों के लिए हैं, और दूसरा शांति कुंज है जिसमें नक्सल समस्या से पीड़ित लोगों को बसाया गया है। एक ही स्थान पर नक्सलियों को भी बसाया गया और नक्सल समस्या से पीड़ित लोगों को भी। ये अद्भुत उदाहरण है। ये कितना लाभ इसका मिल रहा है मुझे नहीं मालूम। अब जो नई नीति आपने बनाई है, क्या आपको लगता है नक्सलवाद को खत्म करने में वो कारगर होगी? अभय जी, नई नीति कहना मैं समझता हूं उससे बेहतर होगा कि भूपेश बघेल सरकार ने जो पहले दिन से जो प्रयास शुरू किए, विकास, विश्वास और सुरक्षा को लेकर, उसी का एक्सटेंशन है। हमारी सरकार जो है पहले दिन से ही नक्सली के खात्मे के लिए, नक्सलवाद के खात्मे के लिए जमीन पर उतर कर काम कर रही है। जो विकास, विश्वास और सुरक्षा की नीति है, आपने जिक्र किया लोन वर्राटू का, जी माइक्रो लेवल पर किस प्रकार से काम कर रहे हैं वो छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। प्रत्येक जिले के लिए अलग अलग आधार से सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक संगठन के लोग और तमाम बुद्धिजीवियों को जोड़कर जो योजनाएं बनाई गई है, दंतेवाड़ा में लोन वर्राटू चल रहा है। उसके जो परिणाम है वो न केवल उनको कैंप में स्थापित किया गया है, बल्कि उनके स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के भी उपाय वहां पर चलाए जा रहे हैं। जिस प्रकार से दुर्गा और दंतेश्वरी बटालियन बनाए गए हैं, स्थानीय जो हमारी महिला बहनें हैं उनको उसमें भर्ती किया गया है। डीआरजी में अलग से यूनिट बनाई गई है। नक्सलवाद में सबसे महत्वपूर्ण होता है अभय जी इंफॉर्मेशन सिस्टम, उनके बेहतर पुनर्वास की नीति। जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं उनको कैसे हम बेहतर पुनर्वास के अवसर उपलब्ध कराए हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से नक्सल एक्सपर्ट डॉक्टर मणिका शर्मा जी ने कहा है
ये स्वागत योग्य है और पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है कि जो नक्सलवाद सुदूर दक्षिण बस्तर के 3 ब्लॉकों से 18 जिलों तक 14 जिलों तक फैला, उसको अब उसके खात्मे की ओर सरकार आगे बढ़ रही है। जिस प्रकार से नियंत्रित हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी प्रकार से नरगल बयानबाजी करते हैं, इनके लिए हर चीज राजनीति का विषय हो सकता है। मैं निवेदन करता हूं कि इस प्रकार से भ्रांतियां ना फैलाए कि नक्सलवाद बढ़ रहा है। पिछले 4 साल में भाई जी, ये एनसीआरबी का रिपोर्ट है, इसमें ये भारतीय जनता पार्टी के साथी ये देख ले कि किस प्रकार से 80% घटनाओं में कमी आई है। और ये वर्षभर आंकड़े हैं, अभी ये कह रहे थे पिछले 3 साल का आंकड़ा बता रहे हैं, 100 से ऊपर शहादत की और घटनाओं की बात कर रहे हैं। 2004 से 2018 तक सुरक्षा बल के जवान जो शहीद हुए थे उनकी संख्या थी 1099 और जो आम नागरिक मारे गए थे उनकी संख्या थी 1442। 2019 में 21 सुरक्षा बल के जवान शहीद हुए और आम नागरिकों की शहादत की संख्या वो 46 थी। 2020 में 32 और आम नागरिकों की शहादत हुई थी 39। तो ये 80% की कमी पर भी ये भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक गिद्ध इस प्रकार से गलत बयानी करके छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ियों को बदनाम करने की साजिश करते हैं। देखिए, मैं ये कतई नहीं चाहता था कि एक राजनीतिक बहस हो, लेकिन फिर भी चूंकि आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही हैं जी। मैं बात करना चाहता हूं, ये जो कल की जो नीति है, ये 12 प्रमुख बिंदु है। भारतीय जनता पार्टी के साथियों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इन 12 बिंदुओं की समीक्षा में बिल्कुल सुरेंद्र जी जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र जी जवाब ले लेते हैं उमेश जी से। सुरेंद्र जी जवाब ले लेते हैं। हालांकि मैं कतई नहीं चाहता था कि इतने महत्वपूर्ण मसले पर कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो, लेकिन चूंकि एक समस्या गंभीर है तो थोड़े बहुत आरोप प्रत्यारोप तो लगेंगे ही। उमेश जी। नहीं, देखिए, आंकड़ों की बात कर रहे थे सुरेंद्र जी। हालांकि ये राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन इन्होंने आरोप लगाया है तो मुझको कहना पड़ेगा। 2009 में अगर नक्सल घटनाओं की बात करें तो सर्वाधिक 2255 घटनाएं घटित होती हैं। उसकी तुलना में अगर उन्हीं घटनाओं की तुलना करें तो 2021 में वो सिमट कर 509 घटनाओं तक सिमट जाता है। अगर मौत की बात करें 2010 में 1005, जिसमें कि आम लोग और सुरक्षा बल के जवान शहीद हो जाते हैं। अगर 21 की बात करूं तो वो घट करके 147 तक सिमट जाता है। अब मैं बात कर लेता हूं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से ये पुनर्वास नीति आई है, तमाम तरह के विषय हैं, तमाम तरह के उसमें इंप्लीमेंट है। पहले से जो पुनर्वास नीति चल रही थी उसमें और इंप्लीमेंट किया गया है। तमाम बातें ठीक हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें और समय समय पर सुधार होगा। ये 5 साल के लिए, आने वाले समय के अंदर में और भी उसमें सुधार होते रहेंगे। ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन जिस प्रकार के हालात बीते दिनों के अंदर में भी हमने काफी डिबेट किए, काफी चर्चा किए। गाँव के अंदर में बाकायदा पंचायत लगा करके, ग्राम सभा लगा करके ग्रामीणों को मुखबिरी के शक में तमाम तरह के आरोप लगा करके नक्सली लगातार मौत के घाट उतारते रहे। ऐसी घटनाएं निकल करके आई। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ताओं की जिस प्रकार से वहां पर टारगेट किलिंग हुई, तमाम सरपंच, तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम दलों के कार्यकर्ता, लगातार इस प्रकार की घटनाएं निकल करके आती रही। अभी राजनांदगांव क्षेत्र के अंदर से भी तमाम तरह की घटनाएं निकल करके आई। बोर तरफ का भी मामला निकल करके आया। बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्रों के अंदर में भी लगातार इस प्रकार की घटनाएं निकल करके आती रही है। अगर हम इस पर राजनीति करेंगे, जिस प्रकार से सुरेंद्र वर्मा जी अभी यहां पर आरोप लगा रहे थे, तो इसके सार्थक और सकारात्मक चर्चा के साथ इसके निदान की तरफ हम कैसे आगे बढ़ेंगे। और मैंने तो पूछा ना कि भैया आप गोली का जवाब गोली से देने वाले हैं कि आप इसको आर्थिक राजनीतिक समस्या मान रहे हैं, क्या आप बातचीत के रास्ते से जाने वाले। ये 4 साल से हम ये सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है उमेश जी, ये एक ऐसा सवाल है जिसका समाधान, जिसका जवाब पूरा देश ढूंढ रहा है। वर्णिका जी, जब बात नक्सल समस्या के समाधान की होती है तो हम परस्पर आरोप प्रत्यारोप देखते रहते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि पूरे देश में नक्सल घटनाओं में कमी आई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं आई है। ये हुई या नहीं हुई मैं इसके डिटेल में नहीं जाता, लेकिन फिर भी आपसे समझना चाहूंगा कि पूरे देश का जो रेड कॉरिडोर है उसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम छत्तीसगढ़ को देखें तो यहाँ की नक्सल समस्या बाकी के देश से क्या अलग है? नहीं, आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि माओवादी बहुत तीव्र गति से, इनकी जो युद्ध नीति होती है या जो संघर्ष नीति कहते हैं, वो बहुत तीव्रता से परिवर्तन लेती है। ये किसी भी क्षेत्र के या राज्य के भौगोलिक दशा और वहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप बहुत तेज़ी से अपनी नीतियों को बदलते हैं, चाहे वो उनकी स्ट्रेटजी हो या उनके टैक्टिकल ऑपरेशन हो। दोनों के तरीके को ये जितनी तेज़ी से बदलते हैं उतना ही दूसरा महारत होता है इनको अपनी क्रियाविधि को ट्रांसफॉर्म करने का।
होगा। हम समझते रहते हैं कि ये केवल युद्धास्त्र से ही लड़ने वाले माओवादी हैं और हमको पता चलता है ये ट्रांसफॉर्म करके ब्रेन वॉर स्टार्ट कर चुके होते हैं। तो बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती है, बस ये होता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे होते हैं और केवल हमको एक ही चीज करनी होती है, या तो हम उनके पीछे उनको चेस करें या उनकी नीतियों से 2 कदम आके सामने खड़े हो जाएं। यही बात होती है। जैसे कि मैं बताना चाहूंगी, आज ये जो नीति बनी है, इसी नीति में राष्ट्रीय भर में प्रवास करती हूँ। आपने चूंकि अन्य राज्यों की नीति और यहाँ की नीतियों का संदर्भ लिया, तो मैं गढ़चिरौली में कुछ दिनों पूर्व गई थी। वहां पे भी एक ऑपरेशन हुआ था, बहुत ही सफल ऑपरेशन हुआ था गत 1.5 वर्ष पहले। तो वहां पे मैंने देखा था कि एक बहुत सुंदर उपाय उन्होंने केवल धन संपत्ति ऐसा दे करके या पैसे दे करके संतुष्ट करना से थोड़ा 2 कदम और आगे आए थे। वो दादा लोरा की खिड़की बनाई थी कि लोगों को केवल पैसा देके संतुष्ट नहीं करना है, बल्कि उनको सक्षम बनाना है। बैसाखी नहीं देनी है, उनको स्वयं के पैर पे मजबूती से खड़े होने देना है। उन्होंने दादा लोरा की खिड़की बनाई और आज वहां के अधिकांश युवा बहुत अच्छे से रोजगार की ओर बढ़ चुके हैं। ये जिस हम अभी लोन वराटू के जरिए जिस हम क्षेत्र की बात कर रहे थे, ये बहुत उत्तम प्रयास है दंतेवाड़ा का, लेकिन थोड़ा सा और एक्सटेंशन प्रयास गढ़चिरौली में हुआ, जहां पे शहीद परिवार के लोगों को या जो नक्सल हमले में जिनके लोग जा चुके हैं, उन लोगों को एक प्रकार का रोजगार, फिनाइल निर्माण से लेके हर प्रकार का ऐसा काम कराया जा रहा है जिससे आज की डेट में वो स्वयं में सक्षम हैं और एक आम जनमानस में सम्मिलित हो चुके हैं। जी बिल्कुल। उमेश जी, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप से अलग हटकर अगर हकीकत को देखते हैं तो जो 1462 नक्सली पिछले दिनों जिन्होंने सरेंडर किया था, जो मुख्य रूप से सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले में ही ये सरेंडर अधिकांशतः हुए थे, जब उनके पुनर्वास की बात आती है तो आंकड़े ये कहते हैं कि पुनर्वास के दौरान जब स्क्रूटनी की गई तो पाया गया इनमें ज़्यादातर जन मिलिशिया के लोग हैं। और चूंकि जन मिलिशिया के हैं तो जो पुनर्वास के कैटेगरीज हैं 3 बनी हुई हैं कि कैटेगरी जो ए है और कैटेगरी 2A, कैटेगरी 2B, इनके भी दायरे में ये नहीं आते। जैसे मैं रेफरेंस के लिए बताना चाहूँगा कि कैटेगरी ए के लिए अब तक, कैटेगरी ए यानी कि जो स्टेट कमेटी, रीजनल कमेटी, सेंट्रल कमेटी या पॉलिट ब्यूरो नक्सली हैं, वो हार्डकोर नक्सली सरेंडर करते हैं तो उनको 5 लाख तक का मुआवजे की व्यवस्था थी पुनर्वास के लिए। या कैटेगरी 2A जिसमें कि जो है स्टेट लेवल का ना होकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या इस तरह के प्लेटून कमांडर लेवल पर आर्म्ड मिलिशिया थे, वो थे। और कैटेगरी 2B में मूलतः दलम और उस तरह के जो लोग थे जिसको लेफ्ट विंग से प्रभावित लोग कहते हैं, वो थे। तो अब जब शॉर्टलिस्ट किया गया तो ये जितने लोगों ने सरेंडर किया उसके 15% से ज़्यादा केसेस पुनर्वास के नहीं आए। तो ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि पुनर्वास की जो नीति है उसमें रकम अगर बढ़ाई गई है, कुछ नई व्यवस्थाएं की गई हैं, नक्सलियों को जो सरेंडर करते हैं उनके लिए भी रकम 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर दी गई है और ये कहा का ब्याज उनको मिलता रहेगा और 3 साल में जब वो स्टैब्लिश हो जाएंगे तो ये रकम उनको मिल जाएगी, क्या ये समस्या के समाधान की दिशा में बेहतर उपाय साबित हो पाएगा? देखिए, पुनर्वास नीति ये लगातार तमाम राज्यों के अंदर में ये लगातार चल रही है और इसमें समय समय पर इम्प्लीमेंट, इससे पूर्व भी हमारी सरकार थी, उस वक्त भी इस प्रकार की स्थितियां थी। अभी भूपेश बघेल जी ने इसमें और सुधार किया और इम्प्लीमेंट किया है। तो ये आने वाले समय में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और समय के हिसाब से इसमें परिवर्तन और किस प्रकार से उनको प्रोत्साहित किया जाए कि वो नक्सल गतिविधियों को छोड़ करके समाज की मुख्य धारा से जुड़े, सरकार के विकास उनको मिल सके और किस प्रकार से वो मुख्य धारा से जुड़ करके अपना एक आम सामान्य जीवन वो यापन कर सकें। और इसके लिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए समय समय रकम की बात हो, जमीन की बात हो, जमीन में छूट की बात है, इस प्रकार की चीजें समय समय पर की जानी आवश्यक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग इस नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत आकर के समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं वो स्वागत योग्य कदम है। लेकिन जो लोग इस देश के संविधान को नहीं मानते, जो हिंसात्मक रुख अख्तियार करते हैं, जो लगातार हमारे जवानों से लेकर के हमारे आम आदमियों को लगातार संविधान के विरुद्ध जाकर के हत्याएं करने का प्रयास करते हैं, आतंक फैलाने का प्रयास करते हैं और एक प्रकार से सरकार के पैरल सरकार चलाने का दावा करते हैं, उनको लेकर के भी कोई ठोस कदम निकल करके आना चाहिए। केंद्र की सरकार है, राज्य की पुलिस है, केंद्र की पुलिस है, लगातार नक्सल मोर्चे पर लोहा लेते रहते हैं, लगातार हमारे जवान शहीद होते रहते हैं और बड़ी संख्या में नक्सलियों को उखाड़ करके फेंकने का काम करते रहते हैं। लेकिन सरकार की भी क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है कि एक ठोस नीति, एक ठोस नीति कि भैया क्या गोली का जवाब गोली से देंगे, सुरेंद्र जी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सरकार की तरफ से जो जिम्मेदार लोग हैं,
अभी मुख्यमंत्री की बात करूं, उस क्षेत्र के विधायकों की बात करूं और तमाम लोगों की बात करूं, इनके अलग अलग बयान आते रहे। ये बयान, ये राजनीति का विषय नहीं कि मैं आरोप लगा रहा हूं, इससे कहीं ना कहीं नक्सलियों को बल मिलता है कि सरकार ये के जो परस्पर जिम्मेदार विरोधी लोग हैं, बयान हमने उनकी अतीत नीति में भी स्पष्ट देखे नहीं थे, है। अपने अतीत में भी देखे मैं थे। इसीलिए कह रहा हूं सर, उसमें सुरेंद्र जी, एकरूपता बिल्कुल होनी चाहिए। सुरेंद्र विपक्ष जी, भी वही बात सुरेंद्र करे, जी सत्ता जो पक्ष बात भी हो वही रही बात है, सुरेंद्र जी, वो ये हो रही है कि देखिए अगर कोई घाव है तो नश्तर भी लगाना पड़ेगा और फिर अच्छा आहार और दवाएं भी देनी पड़ेंगी। तो निश्चित तौर पे नक्सल समस्या एक ऐसी समस्या है जो एक समय पूरा नासूर बनी हुई थी, आज भी वो खत्म नहीं हुई है। पुनर्वास की नीति तो निश्चित तौर पर एक अच्छा कदम है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो मूल समस्या का कारण है, जिसको कहते हैं कि क्षेत्र में जो असमानता है, विकास है, सड़कें न पहुंच पाई हो, शिक्षा न पहुंच पाई हो, स्वास्थ्य न पहुंच पाया हो, तो उसकी वजह से उन्हें मजबूती मिलती है। इस दिशा में सरकार क्या कर रही है? अभय किशोर जी, सबसे महत्वपूर्ण यही है जो आपका सवाल है जी, कि नक्सलवाद के जड़ पर यदि आपको प्रहार करना है तो आम जनता की भागीदारी, सरकार की योजनाओं में उनकी भूमिका और उनको सरकार के साथ जोड़ने के प्रयास। जिस प्रकार से पुनर्वास नीति तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है और उससे भी महत्वपूर्ण मैं समझता हूं भाई किशोर जी, आप शुरू से आप देखेंगे, समीक्षा करेंगे तो जो शहादत हुई है, सुरक्षा बल से ज्यादा जो स्थानीय आदिवासी भाई हैं उनकी संख्या बड़ी है, बिल्कुल सुरक्षा बलों से ज्यादा है। और उनके पुनर्वास के लिए जो ठोस नीति है, यदि पीड़ित परिवार जो कमाने वाला प्रमुख यदि शहीद हुआ है तो उनको अनुकंपा नियुक्ति के प्रावधान इस प्रस्ताव में है। 15 लाख का मुआवजा भी उसमें है और जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं तो उनको जो प्रोत्साहन राशि जो पर बुलेट जो प्रावधान था प्रोत्साहन राशि का, उसको 10 गुना वृद्धि की गई है। और तमाम योजनाओं में देखिए नीति और नियत का अंतर यही है। जो बस्तर विकास प्राधिकरण है, आपको याद होगा 15 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह जी अध्यक्ष हुआ करते थे। भूपेश सरकार ने आते ही स्थानीय आदिवासी नेताओं को उसकी कमान सौंपी। उसके बाद जितने भी जगरगुंडा बासागुड़ा राजमार्ग है 15 साल बाधित रहा, उसको भी शुरू कराया। गाँव-गाँव 300 से ज्यादा स्कूल बंद पड़े थे। देखिए सामाजिक समस्या क्या है? ऐसा बात नहीं होगी, ये गंभीर विषय पे इस प्रकार से आप गंदगी फैलाएंगे उमेश जी, ये जायज नहीं है, मैं समझता हूं। देखिए जो सरकार की योजनाओं के प्रसार के साथ शिक्षा का जो प्रसार होना चाहिए, राजनीतिक आरोप लगाएंगे, गंदगी आप मचाएंगे तो ये भी उचित नहीं है सुरेंद्र जी। देखिए मैं आप दोनों से आग्रह करूंगा, मैं समझता हूं, बिल्कुल देखिए मैं आप दोनों से बार बार इस बात को कह रहा हूं, आप भी समझते हैं इस चीज को, मैं समझता हूं कि दोनों संवेदनशील व्यक्ति हैं और ये एक मसला ऐसा है जिस पर मैं नहीं समझता कि किसी को राजनीति करनी चाहिए। बिल्कुल समस्या का जो मूल है उस पर प्रहार करना बहुत आवश्यक है और सरकारों की मंशा पर कोई सवाल खड़ा करना भी मेरा मकसद नहीं, लेकिन हाँ इस पर चर्चा तो जरूर होनी चाहिए कि जो हम नीतियां बना रहे हैं वो कितनी माकूल हैं। वर्णिका जी, एक संक्षेप में अंतिम टिप्पणी के तौर पर अगर आपसे लेना चाहूं तो आपकी राय में छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां की नक्सलियों ने एक हार्डकोर बेस बनाकर रखा था, इसका उन्मूलन करने के लिए क्या नीति सर्वाधिक अनुकूल है? विकास, क्षेत्र का विकास, लोगों का विश्वास जीतना, पुनर्वास की नीति या सशस्त्र बलों का अभियान? देखिए समस्त मैंने अपने शोध के दौरान भी कहा था और आज भी आपके मंच से कहूँगी, मलहम लगाना जितना जरूरी है, संक्रमण को रोकना उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। तो लघुकालिक और दीर्घकालिक दोनों प्रकार के उपायों को जब हम समानांतर, ये या वो नहीं, समानांतर रूप से लेकर के चलेंगे और रेगुलेटर लगाते हुए वर्क करेंगे और आपसी दृढ़ संयोजन से, तो निश्चित ही वो दिन दूर नहीं कि हम माओवाद का ही नहीं, माओवादी विचारों का सामना भी सशक्त रूप से कर पाएंगे। बिल्कुल, यानी कि एक आरुणी प्रयास चाहिए। खेत से अगर पानी बह रहा है तो मेड़ की मजबूती तो एक आवश्यक काम है ही, लेकिन जहां से इनफ्लो हो रहा है पानी का, जो बार बार मेड़ को तोड़ दे रहा है, वहां आरुणी की तरह लेटकर उस इनफ्लो को भी रोकना पड़ेगा। बहरहाल आप तीनों इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम चर्चा कर रहे थे डिबेट सेंट्रल में एक बहुत ही गंभीर मसले की, देश के सामने, राज्य के सामने, लोगों के सामने जो नक्सलवाद की समस्या है उसका खात्मा किया कैसे जाए, कौन सी नीति उपयुक्त है, कौन से कदम होने चाहिए और कैसे इसको राजनीति से दूर रखकर एक साथ मिलकर इस पर प्रयास किया जाए। आज की चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।